स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग को पढ़ना क्या है? अस्थि भंजन। आज हम लोग छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो 2-4 टॉपिक हैं और सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे और आज ही हेल्थ साइंस को समाप्त करेंगे। ठीक, तो ये क्या है, आज हम लोग को पढ़ना क्या है, इससे तो आप लोग को पता भी चल रहा होगा कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। हम लोग पढ़ेंगे अस्थि भंजन के बारे में। किसके बारे में? अस्थि भंजन, यानी अस्थि जो होती है वो टूटती कैसे है ना, और टूट जाती है तो कितने प्रकार से। देखिए, हड्डियां भी टूटती हैं कई तरीके से ना। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप लोग सुनते भी होंगे कि अरे एक्सीडेंट हुआ उसका ना, तो क्या हुआ कि मतलब हड्डी जो है वो कई कई चूर हो गए उसके। या तो कभी कभी आप सुनते हैं कि वो हाथ के बल गिरा गिरा हाथ के बल से गिरा, लेकिन क्या है, कंधे की हड्डी टूट गई, खिसक गई ना, टूट गई, क्योंकि अस्थि भंजन पढ़ना है तो कंधे की हड्डी टूट गई। या मतलब कहीं मतलब आप गिर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि इस तरीके से यहाँ पर आप हड्डी टूटनी चाहिए थी, लेकिन वो हड्डी कहीं और भी टूट जाती है, तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। लेकिन अभी हम लोग इसको समझेंगे प्रत्यक्ष क्या है। वो सीधे सीधे, जैसे कि आपके आपके पैर पे चोट लगी, वहां की हड्डी टूट गई। और जो हड्डी टूटने के प्रकार भी हैं, इसको अभी हम लोग देखेंगे, वो कई प्रकार के होते हैं। आप लोग देखते भी होंगे, जानते भी होंगे कि हड्डियां टूटती हैं। कभी कभी क्या होता है, दो इस तरीके से समान, मतलब दो आकार में इस तरीके से टूट जाता है, हड्डी इस तरीके से भी टूटती है। कभी कभी आप लोग सुनते हैं कि मतलब चोट लगने से या एक्सीडेंट वगैरह से तो क्या हुआ कि हड्डी जो है वो एक जगह की वो हड्डी टूट कर क्या है, किसी मतलब आप कह सकते किसी मांसपेशी वगैरह में वो घुस गई, मतलब बाहरी जो कोमल अंग होते हैं उनको आघात पहुंचा देती है। ये भी हड्डी टूटना है। कभी कभी आप सुनते हैं कि हड्डियां टूटी, एक हड्डी दूसरे हड्डी में जाके घुस गई, तो ये भी आपको हड्डी टूटना होता है। कभी कभी आप ऐसा होता है कि हड्डियां जो होती हैं वो एकदम बिल्कुल वहां पर टुकड़े टुकड़े हो गए, हड्डियों के कई टुकड़े हो गए थे। तो ये हम लोगों ने क्या है, हम लोगों ने जाना कितने प्रकार की हड्डियां टूटती हैं। ये इस तरीके से हम लोग को कई प्रकार की हड्डी टूटने को हम लोग जानेंगे, आज समझेंगे। ठीक, और इसको क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? अस्थि फ्रैक्चर। क्या पढ़ना है? अस्थि अस्थि फ्रैक्चर। ठीक, इसी को हम लोगों को पढ़ना है। अस्थि फ्रैक्चर होता क्या है और इसी को कहते हैं अस्थि भंजन ना। इसी के प्रकार को पढ़ेंगे, या कह सकते हैं कि इसे ही अस्थि फ्रैक्चर को ही अस्थि भंजन कहते हैं, जो कि दुर्घटनावश या तो किसी भी मतलब कारण से क्या है, अस्थियों में आघात पहुंच जाए, इसी को ही कहते हैं अस्थि फ्रैक्चर या अस्थि भंजन कहते हैं। सामान्यतः ये जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। अस्थि भंजन जो होते हैं ये सामान्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार के। एक प्रकार होता है क्या, एक प्रकार होता है प्रत्यक्ष अस्थि भंजन। क्या होता है? प्रत्यक्ष अस्थि भंजन। और एक दूसरा होता है कि अप्रत्यक्ष अस्थि भंजन। अप्रत्यक्ष अस्थि भंजन। ठीक, ये 2 प्रकार हो गए, एक प्रत्यक्ष अस्थि भंजन, दूसरा अप्रत्यक्ष अस्थि भंजन। चलिए इसको भी देखते हैं। ये जो अप्रत्यक्ष अस्थि भंजन है ये क्या है ना, ये क्या है? प्रत्यक्ष अस्थि भंजन। तो प्रत्यक्ष अस्थि भंजन क्या होता है कि जब दुर्घटनावश, क्या होता है इसमें, जब दुर्घटनावश किसी अंग की हड्डी, किसी अंग की हड्डी सीधे सीधे, कह सकते हैं कि सीधे सीधे टूटती है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष अस्थि भंजन। क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष अस्थि भंजन। हमने क्या समझा कि जैसे कि आप मतलब आपके हाथ पैर में चोट लगी, वहां की हड्डी टूट गई, तो ये प्रत्यक्ष है। चलिए देखेंगे यहाँ पर कि अप्रत्यक्ष अस्थि भंजन क्या होता है। तो अप्रत्यक्ष अस्थि भंजन की बात करेंगे, जब अस्थि पर सीधा प्रभाव न पड़कर जब अस्थि पर सीधा प्रभाव न पड़कर तेज झटका लगता है, तो इसे अप्रत्यक्ष अस्थि भंजन कहते हैं। कि उसे सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, क्या होता है, तेज झटका लगता है, अप्रत्यक्ष अस्थि भंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में लिख लेते हैं कि हाथों के बल गिरने पर
गिरने पर, हाथों के बल गिरने पर, या आप कह सकते हैं कंधे की हड्डी टूटना। टूटना, यही क्या है? अप्रत्यक्ष अस्थिभंजन है। हमने क्या समझा कि अस्थि फ्रैक्चर क्या है? अस्थि फ्रैक्चर को ही अस्थिभंजन कहा जाता है। जो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष अस्थिभंजन होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष अस्थिभंजन होता है। जब अस्थि पर क्या होता है? सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी आप कहते हैं आपने आप मतलब जहां पर आपकी चोट लगी वहीं की हड्डी टूट गई। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप गिरे कहीं पर, हाथ आपके प्रभाव मतलब आप हाथों के बल गिरे हैं, आपके कंधे की हड्डी टूट जाए ना, उसके बाद क्या है आपके पैर की हड्डी टूट जाए, मतलब आपको समझ में ही नहीं आया कि कैसे वहां की हड्डी टूट गई। तो यही क्या हो गया? अप्रत्यक्ष अस्थिभंजन। चलिए देखते हैं कि अस्थिभंजन चोट लगने की प्रकृति के अनुसार हम लोग देखेंगे कि प्रकृति के अनुसार अस्थिभंजन अस्थिभंजन चोट लगने की प्रकृति के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। हमने कहा कि अस्थिभंजन चोट लगने की प्रकृति के अनुसार ये कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, तो इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो मतलब चोट लगने की प्रकृति के अनुसार मतलब कई प्रकार से चोट लगती है और कई तरीके से हड्डी भी टूटती है। हमने इसको स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। तो एक देखते हैं साधारण अस्थिभंजन। साधारण अस्थिभंजन पहला क्या है? साधारण साधारण अस्थिभंजन। चलिए इसको समझते हैं, ये क्या है? जो साधारण अस्थिभंजन होता है, इस प्रकार के अस्थिभंजन में हड्डी इस प्रकार के अस्थिभंजन में इस प्रकार के अस्थिभंजन में क्या होता है कि हड्डी जो होती है वह एक स्थान से टूटती है। हड्डी एक स्थान से टूटती है, एक स्थान से टूटती है तथा आसपास कह सकते हैं कि आसपास ऊतकों को विशेष कोई क्षति नहीं होती है, कोई क्षति नहीं होती है। इस अस्थिभंजन को मतलब आप कह सकते हैं इस अस्थिभंजन में किसी प्रकार का घाव अथवा रक्तस्राव नहीं होता है। तो ये हमने समझा अस्थि फ्रैक्चर यानी साधारण अस्थिभंजन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये किसके अंतर्गत है? ये साधारण अस्थिभंजन है। इसमें क्या हुआ कि हड्डी बीच में से ही टूट गई ना, कहीं उसके आसपास कोई प्रकार की किसी तरीके से किसी अंगों को और दूसरे अंगों को नुकसान नहीं होता, वहीं पर लगा, वहीं पर जैसे कलाई पे हड्डी क्या है दो आकार में इस तरीके से टूट गई, इसी को बोलते हैं ये साधारण अस्थिभंजन है। यानी अगर इसको बोला जाए तो ये क्या है? ये साधारण अस्थि भंजन है। ठीक है, हमने क्या समझा कि अस्थि फ्रैक्चर को ही अस्थिभंजन कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण अस्थिभंजन। इस प्रकार के अस्थिभंजन में हड्डी जो है सिर्फ एक स्थान से टूटती है। इसी को क्या कहा जाता है? जो कि मतलब उसके पास आसपास जो होते हैं कोई दूसरे जो कोमल अंग होते हैं और उसको वगैरह को भी क्या होती है कह सकते हैं कोई विशेष कोई क्षति नहीं पहुंचती है। इसी को साधारण अस्थिभंजन कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये तो पहला नंबर हो गया साधारण अस्थिभंजन। नेक्स्ट नंबर देखते हैं वो क्या है कि एक स्थान से टूटी है ना। अच्छा अब देखते हैं बहुखंडी अस्थिभंजन। बहुखंडी अस्थिभंजन। ये बहुखंडी अस्थिभंजन क्या होता है?
इस अस्थिभंजन में प्रभावित इस अस्थिभंजन में प्रभावित स्थान की हड्डी के क्या है कि स्थान की हड्डी के कई टुकड़े हो जाते हैं, कई टुकड़े हो जाते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के भंजन में हड्डियों के टुकड़े अपने स्थान पर बने रहते हैं। हमने क्या समझा कि अस्थि फ्रैक्चर क्या है? बहुखंडी अस्थिभंजन। इस अस्थिभंजन में प्रभावित स्थान की हड्डी के कई टुकड़े हो जाते हैं ना, कि जहां पर हड्डी टूटी उसके क्या होते हैं, कई टुकड़े हो जाते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के भंजन में हड्डियों के टुकड़े जो होते हैं वो अपने स्थान पर बने रहते हैं। आप देख सकते हैं ये साधारण अस्थिभंजन है और ये क्या है, ये जो है ये अगर इस प्रकार के अस्थिभंजन होगा तो इसे ही क्या कहेंगे, यह देखिए हड्डी जो है वो दो तरीके से टूटा और यहाँ पर हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े हो गए ना, तो यही सब क्या है, ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए। यही क्या है, साधारण क्या है, बहुखंडी अस्थिभंजन। आप लोग फिगर से अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बहुखंडी अस्थिभंजन। ठीक है, क्लियर हुआ ना कि साधारण अस्थिभंजन क्या होता है और बहुखंडी अस्थिभंजन क्या होता है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये तो बहुखंडी अस्थिभंजन की बात हो गई। अब देखते हैं जटिल अस्थिभंजन क्या है जटिल अस्थिभंजन। जटिल के नाम से ही लग रहा है कि जो जटिल होगा ये, यानी इस अस्थिभंजन में हड्डी टूटने के साथ साथ समीप के जो स्थान होते हैं उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो भी क्या है, वो भी घाव उसमें भी हो जाता है ना, यानी कोमल अंगों को आघात पहुंचती है। किसमें, जो समीप के अस्थिभंजन क्या होते हैं, किसमें, जटिल अस्थिभंजन में। तो जटिल अस्थिभंजन में क्या होता है कि हड्डी के टूटने के साथ साथ इसमें क्या हमने समझा कि इस अस्थिभंजन में इस अस्थिभंजन में क्या है कि हड्डी के टूटने के साथ साथ हड्डी के टूटने के साथ साथ उसके समीप स्थित कोमल अंगों को आघात लग जाता है। कोमल अंगों को क्या होता है, आघात लग जाता है। इस अस्थिभंजन को जटिल अस्थिभंजन कहते हैं। पसली की हड्डी जैसे कि टूट गई ना, वो किसी दूसरे स्थान पर जाकर धंस गई ना, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कहीं की हड्डी टूटी और वह कहीं पर जाकर जैसे आपके हाथों में धंस जाए या तो आपके मतलब और भी जो कोमल अंग होते हैं वहां पर जाकर कहीं दूसरी जगह पर धंस जाए, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जटिल अस्थिभंजन। ठीक है, हमने क्या समझा, 3 प्रकार के। एक साधारण अस्थिभंजन की हड्डी पर चोट लगी, वो क्या है खट से वहीं पर टूट गई। इसमें बिल्कुल क्या है, एक ही स्थान पर हड्डियां जो दोनों अपनी जगह पर बनी रहेंगी लेकिन क्या है वो वहीं पर टूट जाएंगी, ये साधारण अस्थिभंजन है। बहुखंडी अस्थिभंजन जब हड्डियां क्या होती हैं कि टूटती हैं और उसके कई छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, क्या होता है बहुखंडी अस्थिभंजन। एक्सीडेंट वगैरह में सुनते होंगे कि क्या है कि ट्रक जो है उसके पैर से निकल गया या उसका पैर जो है कुचल दिया, तो क्या है कि वहां पर हड्डियां ऐसी जगह पर हड्डियां क्या होती हैं, चूर चूर हो जाती हैं। अब क्या है, जटिल अस्थिभंजन की बात करेंगे। इस अस्थिभंजन में हड्डी के टूटने के साथ साथ यही हड्डी टूटी और यही हड्डी खट से टूट कर कहीं जाके कोमल अंग में जाके धंस जाए, इसी को बोलते हैं कि जटिल अस्थिभंजन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या, संयुक्त अस्थिभंजन। क्या देखेंगे, संयुक्त अस्थिभंजन।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संयुक्त अस्थिभंजन। इसमें हड्डी को संयुक्त, इसमें क्या होता है, इसमें हड्डी का एक सिरा, इसमें हड्डी का एक सिरा मांस एवं त्वचा को फाड़कर बाहर निकल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावित अंग विकृत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावित अंग जो होता है वो विकृत हो जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि इस प्रकार के भंजन में रक्तस्राव होने के कारण रोगाणुओं द्वारा घाव क्या होते हैं कि संक्रमित होने की आशंका बनी रहती है या संक्रमित हो जाते हैं, तो हमने क्या समझा, संयुक्त अस्थिभंजन में क्या होता है, इसमें हड्डी का एक सिरा मांस तथा क्या होता है, किसमें मांस तथा त्वचा, ये क्या है, मांस तथा त्वचा में को फाड़ कर बाहर निकल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावित अंग जो होता है वो विकृत हो जाता है। इस प्रकार के भंजन में रक्तस्राव होने के कारण रोगाणुओं द्वारा घाव संक्रमित हो जाते हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों का कि संयुक्त अस्थिभंजन क्या है। हमने जितनी प्रकार के अस्थिभंजन, दो तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। तीसरा क्या है कि हड्डी टूटी, जिसको बोलते हैं जटिल अस्थिभंजन ना, कि हड्डी टूटी वो क्या है, कहीं पर जाकर क्या होती है कि धस जाती है। इसमें क्या है कि इसमें हड्डी जो है टूटी, लेकिन वो क्या है, कोमल अंग को फाड़ कर क्या होती है कि बाहर निकल जाती है। इसे ही बोलते हैं संयुक्त अस्थिभंजन। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं कि पचड़ी अस्थिभंजन। क्या, जैसे कि आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि मार कर हड्डी पसली सब एक कर देंगे ना, ये अक्सर सब लोग ऐसा बोलते हैं। तो चलिए उसी में देखते हैं क्या होता है कि पचड़ी अस्थिभंजन। पचड़ी अस्थिभंजन, ये पचड़ी अस्थिभंजन होता क्या है, इस अस्थिभंजन में किसी एक हड्डी का टूटा हुआ सिरा दूसरे हड्डी में धस जाता है ना, और इसमें क्या है, बहुत ही कष्ट पहुंचता है, मतलब दर्द तो सब में होता है। इसमें भी क्या है कि आप कह सकते हैं कि जिसको चोट लगी है पेशेंट को मतलब बहुत ही तकलीफ होती है। ठीक, तो इसमें क्या है, ये देखिए, ये है इसका क्या है, पचड़ी अस्थिभंजन, इसी को बोलते हैं। क्या है कि एक हड्डी टूटी ना, यहाँ से हड्डी टूटी और ये हड्डी टूट कर क्या करती है, इसमें धस जाती है। ये यहाँ पर क्या है, ये हड्डी का स्थान रहता है, लेकिन इतना अंदर ये घुस गया दूसरी हड्डी ना, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी को बोलते हैं पचड़ी अस्थिभंजन, कि एक हड्डी टूटी, ये तो साधारण हो गई, ये क्या हो गई, बहुखंडी हो गई। फिर हमने जटिल देखा, जटिल में क्या देखा कि इस अस्थिभंजन में कहीं पर क्या है, वो कोमल अंग में जाकर धस जाता है। फिर हमने क्या देखा, संयुक्त अस्थिभंजन, वो क्या करता है, कोमल अंग को फाड़ कर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। फिर हमने क्या देखा, पचड़ी अस्थिभंजन की हड्डी टूटी, एक हड्डी जाकर दूसरी हड्डी में जाकर धस गई, इसी को बोलते हैं पचड़ी अस्थिभंजन। चलिए इतनी सारी चीजें जो है क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग देखते हैं कच्चा अस्थिभंजन। क्या देखेंगे, कच्चा अस्थिभंजन।
कच्चा अस्थि भंजन। इसको क्या होता, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के अस्थि भंजन में हड्डियां, इस प्रकार के अस्थि भंजन में हड्डियां, इस प्रकार के अस्थि भंजन में हड्डियां क्या है, पूर्णतः नहीं टूटती, पूर्णतः नहीं टूटती, बल्कि लोच एवं दरार आ जाती है। हमने क्या समझा, कच्चा अस्थि भंजन में थोड़ी सी क्या है, दरार आ जाती है या लोच ना, हल्का सा लोच आ जाता है, इसी को क्या कहते हैं, कच्चा अस्थि भंजन। ठीक है। अच्छा, यहीं पर देखते हैं, अगर एक की बात की जाए वो क्या है, संकीर्ण अस्थि भंजन। संकीर्ण अस्थि भंजन ये क्या है, इसी में देखते हैं कि इस स्थिति में अस्थियां जो है किसी भारी वस्तु से दबकर, किसी भारी वस्तु से दबकर क्या होती है कि इसमें क्या होती है कि अस्थियां किसी भारी वस्तु से दबकर चूर चूर हो जाती हैं और टुकड़े किसी अन्य अंग में धंस जाते हैं। टुकड़े किसी अन्य अंग में धंस जाते हैं ना, जैसे कि खोपड़ी, पसली, ये सब की है हड्डियां जो है टूटती। जैसे कि हमने ये देखा कच्चा अस्थि भंजन में, इस प्रकार के अस्थि भंजन में पूर्णतः जो है हड्डियां पूर्णतः नहीं टूटती, बल्कि हल्का सा लोच। अब जैसे कि यही हड्डी जो होती, यही पूरी होती ना, और अगर हड्डी जो है यहीं पर टूटती या इस तरीके से हल्का सा यहाँ पर इस तरीके से टूट जाता है ना, या तो हल्का सा इस तरीके से ऐसे कुछ हो जाता, तो इसी को क्या बोलते हैं, कच्चा अस्थि भंजन। कि थोड़ा सा लोच हो जाए, थोड़ी सी टूट जाए, थोड़ा सा कुछ भी उसमें दरार वगैरह आ जाए, उसी को बोलते हैं कच्चा अस्थि भंजन। संकीर्ण अस्थि भंजन यही क्या है, यहाँ पर टुकड़े टूटे हैं। बहुखंडी अस्थि भंजन जो है, अगर वही टुकड़े क्या है, जो हड्डी का टूटा है जाकर वही टुकड़ा क्या होता है कि चूर चूर हो जाता है, टुकड़ा किसी अन्य अंग में जाकर धंस जाए। ठीक है। इसमें देखिए जब हमने ये पढ़ा तो ये भी पढ़ा कि जो हड्डी के टुकड़े टूटे हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन संकीर्ण में अंतर क्या है कि यही हड्डी का टुकड़ा जो टूटा है ये जाकर कहीं अंग में जाकर क्या करता है, धंस जाता है। यही बहुखंडी और इसमें संकीर्ण में अंतर है, बस मात्र इतना अंतर है। ठीक है। कच्चा अस्थि भंजन याद हुआ होगा और बहुखंडी अस्थि भंजन बहुखंडी हो गया। संकीर्ण क्या हुआ कि यही टुकड़ा जाकर टूट कर किसी कोमल अंग में टुकड़ा जो होता है वो धंस जाता है। ठीक, तो इतने सारे हम लोगों ने अस्थि भंजन देखे। उसके बाद देखते हैं क्या, ये तो हो गई अस्थि भंजन की बात। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बैंडेज। बैंडेज तो आप लोग जानते होंगे कि एक तो ऐसे नॉर्मल चोट लगती है तो क्या करते हैं कि घर में ऐसे रुमाल वगैरह से पट्टी क्या करते हैं, उनको बांध देते हैं। लेकिन एक बैंडेज होती है क्या, वो बैंडेज होती है क्या कि जिसकी बुनाई, लीनो बुनाई जब आपने पढ़ी होगी, लीनो बुनाई, गॉज बुनाई जिसको बोलते हैं, उसकी क्या होती है कि उसकी संरचना किस आकार की होती है, तो 8 इस तरीके से 8 के आकृति की होती है ना। इसमें क्या करते हैं, दो ताने से एक बाने को गुजारते हैं, एक बाने को गुजारते हैं ना। ये देखिए ऐसे ऐसे रहती है ना, ये यहाँ पर ऐसे से इसको गुजारते हैं और ये बहुत मजबूत होती है, बहुत ही। हॉस्पिटल में यही पट्टी यूज की जाती है, यही कपड़ा जो होता है, यही बुनाई के कपड़े यूज किए जाते हैं और बहुत ही पतला होता है, कॉटन का कपड़ा होता है ना, सूती से बनती है। तो ये क्या होती है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पट्टी बोलते हैं, जो कि हॉस्पिटल में। अब ऐसी क्या होती है, एक पट्टी होती है वो बिल्कुल भी नॉर्मल होती है। जैसे कि आपको रुमाल हो गया, रुमाल इस तरीके से आप यूज कर रहे हैं, वही क्या है, कपड़ा कहीं चोट लग गई अचानक से, आपके पास वो पट्टी नहीं उपलब्ध है, तो क्या करते हैं, इसी का यूज कर देते हैं। ठीक, अब पट्टी से क्वेश्चन आया हुआ था ना, तो कितने सिर पर चोट लगने पर कितनी पट्टी का यूज करते हैं, ये तो क्वेश्चन आया हुआ था।
जो कि बहुत क्या है, अगर आप इसको देखेंगे तो एक ही दो में आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब में एक पट्टी लगती है। तो हमने ये समझा। चलिए, ये तो पट्टी की रही बात। अब बात करते हैं किसमें, किसकी बुनाई से बनती है, जो हॉस्पिटल की लिनो बुनाई या गाज बुनाई से। ये तो आप लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा है। चलिए देखते हैं जो बैंडेज है, बैंडेज यानी पट्टी, इसके बारे में देखते हैं। जो बैंडेज है ये क्या होता है, इसमें हम लोग पट्टी को देखेंगे। पट्टियों का प्रयोग कब होता है, पट्टियों का प्रयोग सामान्यतः व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर, सामान्यतः व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर, और किस पे कह सकते हैं कि जब चोट लग गई हो ना, चोट लग गई हो, क्या, ब्लड को रोकने के लिए, उस पे क्या है, कोई मतलब आप कह सकते हैं कोई धूल मिट्टी वगैरह बाहर के कोई कण उस पे ना जमे, इस वजह से भी दवा को रोकने के लिए, जो आप दवा लगाए हैं वो दवा सेफ रहे, इसके लिए भी क्या होती है कि पट्टी की यूज की जाती है। और क्या कर सकते हैं कि कभी अगर आपके किसी मतलब अंग की हड्डी टूटी है तो उसको क्या होता है कि पट्टी से सहारा भी दिया जाता है ना, जो झोल वगैरह बनाए जाते हैं ये इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये हमने क्या समझा कि चोट लग गई हो तो अगर क्या करते हैं कि सामान्यतः व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त, पट्टियों का प्रयोग सामान्यतः व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर यूज किया जाता है। और क्या होता है कि चोट लग गई हो तो आप यूज करते हैं, ब्लड को रोकने के लिए यूज करते हैं, दवा को रोकने के लिए यूज करते हैं। हमने क्या समझा कि धूल मिट्टी से बचाने के लिए यूज करते हैं, किससे, धूल मिट्टी से, कि मतलब आप कह सकते हैं इन सब से बचाने के लिए यूज करते हैं। पट्टियां मूल रूप से कपड़े के भिन्न भिन्न आकार के टुकड़े ही होती हैं, इसी को हम लोग पट्टियां बोलते हैं। तो ये तो देखिए पूछा नहीं जाएगा, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं ना। अब हम बात करेंगे क्या, पट्टियां कितने प्रकार की होती हैं। तो पट्टी जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक पट्टी क्या होती है, तिकोनी पट्टी, दूसरी पट्टी क्या होती है, लंबी पट्टी होती है। हमने क्या समझा कि जो बैंडेज यानी पट्टी होती है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक क्या हो गई, तिकोनी, दूसरी क्या हो गई, दूसरे नंबर की बात करेंगे तो लंबी पट्टी। चलिए एक एक करके समझेंगे कि तिकोनी पट्टी क्या होती है, लंबी पट्टी क्या होती है। तिकोनी पट्टी जो होती है यह त्रिभुज के आकार की, ये तो नाम से ही लग रहा है किस आकार की होती है, तो त्रिभुज के आकार की होती है, त्रिभुज के आकार की होती है, त्रिभुज के आकार की होती है। यह कितनी होती है, यह मजबूत होती है, मजबूत होती है, मजबूत। और आप कह सकते हैं कि यह मजबूत होती है या मजबूत कपड़े से ये बनाई जाती है। लंबी पट्टी की बात करेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या होती है, इसमें आप हॉस्पिटल की पट्टी को आप माइंड में सेट कर सकते हैं। इसमें क्या होती है, गाज बुनाई के द्वारा तैयार की गई होती है। किसके द्वारा, गाज बुनाई के द्वारा तैयार की गई होती है। तो इसकी संरचना हम लोग जानते हैं कि जो बनती है वहां पर, इसमें क्या 8 की आकृति बनती है, ये तो हम लोगों ने जाना है। यह जो होती है, यह पट्टी कैसी होती है, तो सकरी लंबी होती है। और हमने ये भी जाना किस आकार की, 8 के आकार की संरचना। ये तो इतनी चीजें हम लोगों ने देखी। बात करेंगे तिकोनी पट्टी की, तो तिकोनी पट्टी में क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है, तिकोनी पट्टी में ये त्रिभुज के आकार की होती है, ये हम लोगों ने जाना है। त्रिभुज के आकार की पट्टी किसके कपड़े से बनती है, इसमें तिकोनी पट्टी जो होती है ये मार्किन अथवा अन्य मजबूत कपड़े से बनाई जाती है, और कितना 1/1 मीटर होती है। ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला आप ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा
शीर्ष नीचे वाला आधार कहलाता है, नीचे वाला आधार कहलाता है। हमने क्या समझा, जो त्रिकोणीय पट्टी है ये कैसा होता है, ये मार्किन अथवा अन्य कपड़े से, मजबूत कपड़े से बनाई जाती है। 1 बाई 1 की मीटर की क्या होती है, ये होती है। ऊपर वाला हिस्सा शीर्ष, नीचे वाला आधार कहलाता है। ये देखिए, ये इस तरीके की पट्टी है। ऊपर वाला क्या कहलाता है, ये शीर्ष कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो ये आधार कहलाता है। ठीक, ये चीजें क्लियर हुई होंगी। हमने क्या समझा, त्रिकोणीय पट्टी ये किस कपड़े से बनाई जाती है, मार्किन अथवा अन्य मजबूत कपड़े से, और इसका यूज हॉस्पिटल में नहीं करते हैं, लेकिन लंबी पट्टी का करते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसकी बुनाई जो होती है वो गॉज बुनाई या लिनो बुनाई से हुई रहती है। चलिए हम लोग देखते हैं, हमने यहाँ तक देखा। अब देखते हैं त्रिकोणीय पट्टी बांधने का तरीका। जहां से क्वेश्चन क्या है, पट्टी से क्वेश्चन आया हुआ था, हो सकता है क्या है कि फिर एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसीलिए कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। त्रिकोणीय पट्टी, त्रिकोणीय पट्टी बांधने का तरीका। त्रिकोणीय पट्टी बांधने का तरीका, एक पहला क्या हो गया, पूरी पट्टी। पूरी पट्टी जिसे क्या होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं कि जिस त्रिकोणीय पट्टी को पूरा, जिस त्रिकोणीय पट्टी को पूरा, जिस त्रिकोणीय पट्टी को पूरा या कह सकते पूरे आकार में, पूरे आकार में संपूर्ण रूप से किस त्रिकोणीय पट्टी को पूरे आकार में संपूर्ण रूप से क्या करते हैं, प्रयोग में लाया जाता है, उसे पूरी या त्रिकोणीय पट्टी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसको। ये जैसे कि इस तरीके से रुमाल, मतलब कोई रुमाल लिया, इस तरीके से इसको बना लिया। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये क्या है, ये आपके पास मान लीजिए कोई कपड़ा है ना। अब आपने क्या बनाया, ऐसे ये बनाया, ठीक है, ये है ना, ये देखिए ऐसे ही तो बना है। ये तो आपने इस तरीके से बनाया। ये जो बना, ये क्या है, ये त्रिकोणीय पट्टी है ना। इसको आपके सिर में चोट लग गई, कहीं चोट लग गई, तो आपने क्या किया, इस तरीके से पूरा, ये ऐसे पूरा बांध लिया। यही क्या है, त्रिकोणीय पट्टी है। क्या है, त्रिकोणीय पट्टी है। और हमने क्या किया, पूरी पट्टी का यूज किया। क्या किया कि पूरी त्रिकोणीय पट्टी बांधने का तरीका, यानी आप क्या कर सकते हैं, पूरी पट्टी को आप, त्रिकोणीय पट्टी बांधने का तरीका, इसमें पूरी पट्टी को आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। कहीं पर आपके सिर पे चोट लग गई, आपके हाथों में चोट लग गया, कहीं पर आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा यूज करेंगे। ठीक, चलिए ये तो बात हुई किसकी, ये बात हो गई कि पूरी पट्टी की। अब हम बात करेंगे यहीं पर पूरी पट्टी की न होकर क्या है, इसका दूसरा प्रकार। ये जो होता है इसको बोलते हैं चौड़ी त्रिकोणीय पट्टी। क्या बोलते हैं, चौड़ी त्रिकोणीय पट्टी। एक चौड़ी त्रिकोणीय पट्टी हो गई, दूसरी क्या है, आधी त्रिकोणीय पट्टी। आधी त्रिकोणीय पट्टी। उसके बाद क्या है, एक सकरी पट्टी या पतली पट्टी होगी। ठीक, इसी तरीके से बनाई जाएगी। अभी आप लोगों को क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या है, आप मतलब आप कपड़े हम इस तरीके से बनाएंगे रुमालों की, आपके दिमाग में वो पूरी तरह जाकर सेट हो जाएगा। एक हमने पूरी पट्टी देखी। चौड़ी जो त्रिकोणीय पट्टी होती है उसमें क्या होता है कि जिस त्रिकोणीय ना, इसमें क्या होता है, चौड़ी त्रिकोणीय, इसमें जब शीर्ष, इसमें जब शीर्ष को आधार पर, इसमें जब शीर्ष को आधार पर उलटकर पट्टी को दोहरा सकें। इसमें हम लोगों ने इतना देखा कि उसको दोहरा, मतलब उलटकर पट्टी को दोहरा करके प्रयोग में ला सके, या दोहरा करके प्रयोग में ला सकें। ये तो इसकी बात हो गई। अब आधी त्रिकोणीय पट्टी की बात करेंगे। जब चौड़ी त्रिकोणीय पट्टी को एक बार
जब चौड़ी तिकोनी पट्टी को एक बार फिर मोड़ा जाता है। जब चौड़ी तिकोनी पट्टी को एक बार फिर चौड़ी तिकोनी पट्टी को एक बार फिर मोड़ा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? आधी तिकोनी पट्टी बोलते हैं। चलिए, हमने क्या देखा कि हमने पूरी पट्टी देखी। क्या देखा? ये क्या है? ये पूरी पट्टी है। चोट लगने पर आपने क्या किया? पूरा का पूरा इस तरीके से बांध दिया। ठीक है, तो ये क्या है? पूरी पट्टी हो गई। ठीक, अब बात करेंगे चौड़ी तिकोनी पट्टी की। इसमें जब शीर्ष को क्या है, आधार पर उलटकर पट्टी को दोहरा करके प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसका अगर हम फिगर बनाएं तो देखिए, ये फिगर इसका इस तरीके से ऐसे ना, और यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, ऐसे। तो ये जो चौड़ी तिकोनी पट्टी का फिगर है ऐसे बनेगा। चलिए दिखाते हैं इसको कि चौड़ी तिकोनी पट्टी कैसे बनती है। ये है ना, ये चौड़ा है। इसी को जो ऊपर है शीर्ष पर, इसी को यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया? फोल्ड कर दिया। यही तो बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, यही बना हुआ है ना, ये ऐसे। ये क्या हो गया? ये चौड़ी तिकोनी पट्टी हो गई। ठीक, क्या हो गया? चौड़ी तिकोनी पट्टी। ये देखिए, अब कहीं चोट लग जाए तो आप ऐसे करके इसको ऐसे बांधिए। ठीक है, ये तो चौड़ी तिकोनी पट्टी की बात हो गई। हमने यहाँ पर लिखा आधी तिकोनी पट्टी। जब चौड़ी तिकोनी पट्टी यानी इसकी बात हो रही है, वो एक बार मोड़ा जाता है। तो क्या किया आपने? इसी को आपने एक बार और मोड़ दिया। ये आपने एक बार और मोड़ दिया। यही आपने एक बार मोड़ दिया। यही क्या हो गई? यही हो गई कि आधी तिकोनी पट्टी। चलिए सकरी पट्टी की बात करते हैं। यहां पर बात करेंगे किसकी? सकरी पट्टी। तो जो सकरी पट्टी होती है, ये क्या होती है? आधी चौड़ी तिकोनी पट्टी को, आधी चौड़ी तिकोनी पट्टी को, आधी चौड़ी तिकोनी पट्टी को एक बार फिर मोड़ा जाता है। एक बार फिर मोड़ा जाता है। ना, तो ये और भी पतली पट्टी हो जाती है। इसीलिए इसे सकरी पट्टी या पतली पट्टी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? या पतली पट्टी। चलिए इसी को क्लियर करते हैं। हमने क्या समझा? पहले पूरी पट्टी देखी। क्या हमने देखा? ये पूरी पट्टी, इसका ही चोट लग रही पर आप इस तरीके से पूरी पट्टी यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट क्या देखा? चौड़ी तिकोनी पट्टी। हमने क्या कहा कि शीर्ष को उठाकर आधार पे ऐसे मोड़ लीजिए। ये चौड़ी तिकोनी पट्टी हो गई। ये चौड़ी तिकोनी पट्टी हो गई। ठीक है, हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद तीसरा बोला आधी तिकोनी पट्टी। यहाँ पर हमने क्या किया? इसको ऐसे मोड़ लिया। अब हमने कहा कि सकरी पट्टी यानी आधी चौड़ी पट्टी को, आधी चौड़ी तिकोनी पट्टी को क्या करते हैं? एक बार फिर मोड़ा जाता है। यहाँ पर ऐसे मोड़ दिया। ये बहुत ही पतला हो गया। कितना? बहुत पतला हो गया। इसी को, जब ये बहुत पतला हो गया, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पतली पट्टी या सकरी पट्टी। ठीक, तो ये तो पट्टियां कितने प्रकार की हुई? विभिन्न प्रकार की तिकोनी पट्टियां बांधने की विधि, इसको देखते हैं। विभिन्न प्रकार की तिकोनी पट्टी बांधने की विधि। चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी विधि है। एक होती है कॉलर कफ झोली। पहला क्या है? कॉलर कफ झोली। दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरा पॉइंट, बड़ी झोली।
बड़ी झोली। तीसरा पॉइंट क्या है? सकरी झोली। सकरी झोली। एक एक करके इसमें समझेंगे। जो सकरी झोली होती है इसका यूज वक्ष स्थल पर करते हैं। वक्ष स्थल पर होती है। हमने क्या समझा? जो सकरी झोली होती है इसका यूज कहाँ पर करते हैं? वक्ष स्थल के लिए सकरी झोली का यूज करते हैं। बड़ी झोली का यूज कहाँ पर करते हैं? इसका भी प्रयोग आप कह सकते हैं कि बड़ी झोली का भी प्रयोग वक्ष स्थल पर होता है। कहाँ पर? वक्ष स्थल पर होता है। लेकिन कॉलर कप झोले की बात होगी तो कलाई को सहारा देने के लिए, कलाई को सहारा देने के लिए इस प्रकार की झोली को क्या बोलते हैं? फ्लोव। क्या बोलते हैं? फ्लोव हिच। बनाना होता है। इस प्रकार की झोली में क्या बनाना होता है? फ्लोव हिच बनाना होता है। क्या? फ्लोव हिच बनाना होता है। तो हमने कई प्रकार की झोली देखी, इसमें फ्लोव हिच बनाना होता है। कॉलर कप झोली, बड़ी झोली, सकरी झोली, ये दोनों वक्षस्थल के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसी चोट लगी हो, जितनी आवश्यकता हो, झोली उसी प्रकार से बनती है। और ये तो हम लोगों ने जाना कॉलर कप झोली कहाँ पर? कलाई को सहारा देने के लिए, ये तो याद कर लीजिएगा। ठीक। ये तो अब सेंट जॉन्स झोली जब किस लिए यूज होती है? सेंट जॉन, सेंट जॉन झोली जब क्या होती है? हसली, हसली की हड्डी टूट जाए तो इस प्रकार की झोली का, सेंट जॉन झोली का यूज करते हैं। अब चलिए, जहां से क्वेश्चन बने थे, तिकोनी पट्टी से विभिन्न क्या है? अंगों को बांधना। तिकोनी पट्टी से विभिन्न अंगों को बांधना यानी कितनी पट्टी का यूज होगा, यही क्वेश्चन बना था ना, कि अगर हाथ में चोट लग जाए कितनी पट्टी का यूज करेंगे, कलाई पर लग जाए, कोहनी पर लग जाए, जबड़े पर लग जाए, सिर पर लग जाए तो कितनी पट्टी का यूज होगा। तो इसमें देखते हैं हमने क्या समझा? तिकोनी पट्टी से विभिन्न अंगों को, तिकोनी पट्टी या मेज में तिकोनी पट्टी या चोट लगने पर कितनी तिकोनी पट्टी का यूज होता है? कितनी तिकोनी पट्टी का यूज होता है? चलिए इसको देखेंगे। ये क्या होता है? इसमें लिखेंगे कि पहला हाथ, हाथ की पट्टी। दूसरे नंबर पर क्या है? कि जबड़ा, जबड़ा की पट्टी। तीसरे नंबर पर कंधे की पट्टी। फिर कोहनी, कोहनी की पट्टी। फिर सिर पर, सिर पर पट्टी। चलिए इतनी देखते हैं। हाथ की पट्टी के लिए कितनी पट्टी का यूज करेंगे? 1 पट्टी, 1 पट्टी। हाथ की पट्टी के लिए 1 पट्टी। उसके बाद जबड़ा की पट्टी के लिए कितनी पट्टी यूज करेंगे? तो 1 या 2 पट्टी, 1 या 2 पट्टी। कोहनी की कितनी यूज करेंगे? तो कोहनी की, और ये तो जबड़े की बात हो गई। फिर कंधे की पट्टी के लिए 1 पट्टी, कंधे की पट्टी के लिए कितनी पट्टी? 1 पट्टी। और जबड़े, अरे कोहनी की पट्टी के लिए यहाँ पर भी 1 पट्टी। सिर पर पट्टी के लिए कितनी? तो सिर पर 1 पट्टी यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या है? 1 पट्टी सिर पर यूज करेंगे। छाती, छाती, पीठ, पैर, घुटने। उसके बाद क्या है? ये जो छाती के लिए भी 1 पट्टी, पीठ के लिए भी 1 पट्टी, घुटने के लिए भी 1 पट्टी। और 2 पट्टी किसके लिए यूज करेंगे? जांघ या, जांघ या कूल्हे, कूल्हे की पट्टी, पट्टी यहाँ पर 2 यूज करेंगे। हमने क्या समझा? चोट लगने पर तिकोनी पट्टी का यूज ना
तो क्या है, हाथ की पट्टी अगर बांधेंगे, हाथ में चोट लगी है, एक पट्टी का यूज करेंगे। जबड़े के लिए एक या दो पट्टी। सिर्फ किसको याद करिए, कहाँ कहाँ पर दो पट्टी यूज हो रही है। एक जबड़े में यूज हो रहा है, एक जांघ में। अगर तिकोनी पट्टी की बात हो रही है तो तिकोनी पट्टी की बात हो रही है, तिकोनी पट्टी कहाँ कहाँ पर दो यूज करेंगे, एक जबड़े में, दूसरा जांघ में। तो ये तो बात हो गई इसमें ना, क्या, तिकोनी पट्टी की। अच्छा चलते हैं लंबी पट्टी की तरफ। जो लंबी पट्टी है इसको हम लोगों ने क्या देखा, सामान्यतः घाव को ढकने के लिए, घाव को क्या है कि बता सकते हैं उसको, घाव को किससे मतलब ढकने के लिए, घाव पर दवा को रोकने के लिए, इन सब के लिए क्या होती हैं कि ये पट्टियां यूज की जाती हैं। कौन सी पट्टी, क्या होती है, लंबी पट्टी। और लंबी पट्टी की बुनाई कैसे हुई है ये भी हम लोगों ने जाना। इसको क्या है, इसमें लीनो बुनाई या गौज बुनाई होती है, 8 की आकृति की होती है, 2 ताने में से एक बारा गुजारते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की लंबी पट्टी को बांधने की विधि। तो यहाँ पर देखेंगे ये किसकी बात हो रही है, ये लंबी पट्टी, लंबी पट्टी। चलिए एक एक करके देखते हैं। लंबी पट्टी की बात की जाएगी तो अंगूठी की पट्टी की को बांधना, अंगूठे की पट्टी बांधना। जब अंगूठे की पट्टी बांधेंगे तो इसको क्या है कि 25 सेंटीमीटर क्या करेंगे कि चौड़ा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा, और क्या है 1.5 लंबी, यानी 1.5 मीटर लंबी, लंबी पट्टी, और कितनी पट्टी, एक पट्टी। तो ये तो हम लोगों ने देखा, अंगूठे की पट्टी बांधेंगे तो इतना सेंटीमीटर चौड़ा, और क्या है 1.5 मीटर क्या है लंबा ना, 1.5 मीटर लंबी रहेगी। और ये कितनी पट्टी जो है वो यूज करेंगे, कितनी, 1.5 मीटर लंबी, और क्या है 25 सेंटीमीटर क्या होती है, चौड़ी रहेगी। कितनी पट्टी का यूज, एक पट्टी का यूज करेंगे। चलिए अंगुली की पट्टी को देखते हैं। ये भी क्या है, सेम वही चीजें सारी यहाँ पर ही है, सेम। उसके बाद हमने अंगुली की बात देखी, अब कोहनी की पट्टी, कोहनी तथा कूल्हे की पट्टी। कोहनी तथा कूल्हे की पट्टी की बात होगी तो ये 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर क्या होगी, चौड़ी, चौड़ी एक आप कह सकते हैं, और एक पट्टी का यूज होगा। कितनी पट्टी का यूज, एक पट्टी यूज होगा। किसके लिए, कोहनी तथा घुटने की पट्टी के लिए 7 सेंटीमीटर चौड़ी और एक पट्टी का यूज होगा। हथेली की पट्टी बांधना, इसमें हथेली पर पट्टी बांधना, ये कितने सेंटीमीटर चौड़ी रहेगी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी रहेगी, और क्या है 5 सेंटीमीटर चौड़ी और एक पट्टी का यूज। कितना, कहाँ पर, हथेली, हथेली पर पट्टी बांधना। ये तो कोहनी पर पट्टी बांधना था, और ये क्या है, कोहनी तथा कूल्हे पर, ये क्या था, कोहनी तथा कूल्हे पर पट्टी बांधना था। अब हथेली की बात हो गई। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे अग्रबाहु की पट्टी, अग्रबाहु की पट्टी, इसमें कितना यूज करेंगे, तो जब अग्रबाहु की बात हो जाएगी ये भी 5 सेंटीमीटर चौड़ा, और कितना, एक पट्टी का यूज करेंगे। एड़ी की पट्टी बांधना, एड़ी पर पट्टी बांधना, कितना यूज करेंगे, 7 सेंटीमीटर चौड़ा, चौड़ा, और कितना कि एक पट्टी का यूज, एक पट्टी का यूज करेंगे। उसके बाद टांग की पट्टी, टांग पर पट्टी बांधना। उसके बाद यहाँ पर 5 सेंटीमीटर चौड़ा, काफी लंबा एक पट्टी, काफी लंबा एक पट्टी। हमने क्या देखा कि लंबी पट्टी का यूज कितनी कितनी, कहाँ पर कितनी मीटर चौड़ी होती है, कितनी लंबी होती है, ये चीजें देखी। अंगूठी के लिए एक पट्टी का यूज करेंगे, अंगुली के लिए एक पट्टी का यूज करेंगे, कोहनी तथा कूल्हे के लिए एक पट्टी का यूज करेंगे। अभी तक हमने सब में एक पट्टी का ही यूज किया है, चाहे वो कोहनी हो, हथेली हो, अग्रबाहु हो, एड़ी हो, टांग की। ठीक, हम लोगों ने कहाँ पर टांग की पट्टी देखी, एक पट्टी का। तलवा में देखेंगे तो इसमें भी 7 सेंटीमीटर क्या होगा, चौड़ा होगा, और कितनी, एक पट्टी का यूज करेंगे तलवा में।
ठीक है। उसके बाद सिर पर पट्टी बांधेंगे तो 5 सेंटीमीटर चौड़ा रहेगा, 2 पट्टी का यूज करेंगे। तलवा में, किसमें, तलवा, तलवा में पट्टी 7 सेंटीमीटर चौड़ा, एक पट्टी। तलवा पर पट्टी हमने देखा 7 सेंटीमीटर चौड़ा, एक पट्टी। सिर की बात की, सिर पर पट्टी कितनी रहेगी, तो 5 सेंटीमीटर चौड़ी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी, कितनी, तो 2 पट्टी। 5 सेंटीमीटर चौड़ी, 2 पट्टी, किस पर, सिर पर। आंख की पट्टी की बात करेंगे, ये भी 5 सेंटीमीटर चौड़ी, एक पट्टी। फिर उसके बाद आंख की बात आई, कान की पट्टी की बात करेंगे, कान और जांघ। तो यहाँ पर कितना है, कान में 5 सेंटीमीटर चौड़ा, जांघ में 6 सेंटीमीटर चौड़ा, दोनों में एक पट्टी, एक पट्टी, एक पट्टी। सब में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने देखा कि ये लंबी पट्टी जो है, लंबी पट्टी में कहाँ पर सब में क्या है, एक पट्टी, एक पट्टी, एक पट्टी यूज हो रही है। सिर्फ सिर में क्या है, 2 पट्टी का यूज हो रहा है। और यही 2 पट्टी वाला क्वेश्चन जो है टीजीटी 2021 में पूछ लिया गया। हाँ, काफी लोग ने गलत किया इसको। यही सिर पर पट्टी जो है 5 सेंटीमीटर चौड़ा था, 2 पट्टी का यूज होता है। तिकोनी की बात करेंगे तो ये जबड़े पर और क्या है, जांघ में यूज की जा रही थी, जबड़े और जांघ में, लेकिन सिर पर वहां पर तिकोनी पट्टी, जबड़े में 2 पट्टी और जांघ में 2 पट्टी, लेकिन लंबी पट्टी जो है ये सिर पर 2 पट्टी। ठीक, क्लियर हो गया। अगर हो सकता है कि उस बार लंबी पट्टी ने पूछा, इस बार क्या है, तिकोनी पट्टी पूछ ले। कहाँ कहाँ पर, जबड़े और जांघ में। ठीक, ये तो लंबी पट्टी की बात हो गई। अब आगे देखते हैं कहाँ पर कितनी पट्टी का यूज किया। पट्टी होती क्या है, किस लिए होती है। पट्टी के सिरे को बांधने के लिए विभिन्न प्रकार के गांठ, पट्टी के सिरे को बांधने के लिए विभिन्न प्रकार के गांठ। अब वो गांठ कौन कौन से हैं, एक है क्या, एक है ग्रेन गांठ, दूसरा है रीफ गांठ। एक क्या है, ग्रेन गांठ, जो कि घरेलू पर यूज होती है, घर में क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल यही गांठ बांधते हैं। दूसरी है रीफ गांठ। रीफ गांठ को क्या कहते हैं, इसे चपटी गांठ कहते हैं, चपटी गांठ कहते हैं। इसे डॉक्टरी गांठ भी कहते हैं, रीफ गांठ को डॉक्टरी गांठ होती है, ये चपटी होती है। और ये किस लिए होती है कि जब चपटी रहेगी तो ये क्या है, रोगी को, पेशेंट को धंसती नहीं है। कौन सी, रीफ गांठ ना। तो ये हम लोगों ने, ये जल्दी ढीली नहीं होती है और आसानी से, लेकिन आप खोलना चाहेंगे तो ये खुल भी जाती है, इसकी यही विशेषता है। लेकिन बात करते हैं ग्रेन गांठ की, तो ये गांठ जो है ये घरेलू गांठ के नाम से जानी जाती है, जो कि घरों में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये अगर हम लोग किसी पेशेंट को पट्टी बांध रहे हैं और घर पर क्या है यूज करते हैं, तो ये गांठ क्या होती है, धंसती है, चुभती है। क्या होती है कि ये गांठ धंसती है और क्या होती है, चुभती है ये गांठ। ठीक, पट्टी को के सिरे को बांधने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के 2 गांठें यूज की। एक है ग्रेन गांठ जो घरेलू गांठ है, दूसरा है रीफ गांठ, इसे चपटी गांठ या क्या कहते हैं, चपटी गांठ या रीफ गांठ, डॉक्टरी गांठ भी कहते हैं। चिकित्सा में इसका प्रयोग नहीं होता है, चिकित्सा में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन रीफ गांठ जो होती है ये डॉक्टरी गांठ होती है, इसका नाम ही डॉक्टरी गांठ है। ठीक, हमने क्या देखा, हमने अस्थि फ्रैक्चर देखा और क्या देखा, पट्टी देखी ना, बैंडेज, और बैंडेज से क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे संचारी रोग। क्या देखेंगे, संचारी रोग। पहले क्या देखेंगे, इन्फेक्शन, यानी संक्रामक रोग क्या होता है। इन्फेक्शन, इसको बोलते हैं संक्रामक रोग।
संक्रामक रोग क्या होता है? यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे कि फ्लू हो गया, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, सब क्या है? सब संक्रामक रोग है। ये कई तरीके से फैलते हैं। इसके फैलने के तरीके अनेक होते हैं। कोई वायु के द्वारा फैलता है, कोई क्या है भोजन के द्वारा फैलता है, आप कोई टच के द्वारा फैलता है, कोई क्या है कि यौन संबंधों के द्वारा कुछ रोग फैलते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या समझा कि इन्फेक्शन क्या है? ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है। जो क्या है? यह रोग क्या है? व्यक्ति से यह रोग एक व्यक्ति से, इतना तो हम लोग जानते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो हमने क्या समझा? यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये चीजें तो क्लियर हुई। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? इसके बाद इसमें क्या आता है? फ्लू हो गया, बुखार हो गया, फ्लू हो गया, बुखार हो गया, सर्दी, जुकाम, ये सब क्या है? ये सब क्या है? संक्रामक रोग है। क्या है? सर्दी, जुकाम, ये सब, कोरोना, टीबी। कोरोना तो सबसे आपको याद ही होगा। कोरोना क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था। टीबी वगैरह भी इसी के अंतर्गत आता है। संक्रामक रोग कौन कौन से हुए, कैसे फैलते हैं, ये हम लोग जानेंगे। यह किसके कारण फैलता है? तो यह जो है छूत के कारण फैलता है। किसी को आप टच कर देते हैं तो फैल जाता है। और इसका जो छूत का कारण फैलता है, छूत का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष, जो होता है कि किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, मतलब ये छूत के कारण फैलता है। तो ये हम लोगों ने इन्फेक्शन देखा। संक्रामक रोग होता क्या है, किस किस तरीके से, कैसे कैसे फैलता है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं? संक्रमण। क्या देखेंगे? संक्रमण। संक्रमण क्या होता है? इसी को बोलते हैं इन्फेक्शन ना। संक्रामक रोग हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं क्या कि संक्रमण देखते हैं। जब स्वस्थ व्यक्ति क्या है? व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं का प्रवेश, जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं का प्रवेश हो जाता है, जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं का प्रवेश हो जाता है और रोगाणु गुणन क्रिया द्वारा वंश में वृद्धि करते हैं। किससे? रोगाणु गुणन क्रिया द्वारा वंश में वृद्धि करते हैं तथा व्यक्ति में रोग को उत्पन्न करते हैं, तथा व्यक्ति में रोग को उत्पन्न करते हैं। गुणन क्रिया द्वारा ये वृद्धि करते तथा व्यक्ति में रोग को उत्पन्न करते हैं, जिससे उस व्यक्ति के शरीर में कुछ लक्षण, जिससे उस व्यक्ति के शरीर में कुछ लक्षण एवं संकेत क्या कह सकते हैं? कुछ लक्षण एवं संकेत उत्पन्न होते हैं, जिससे क्या है? उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है। जिससे स्वास्थ्य क्या होता है कि गिरने लगता है। यही क्या कहलाता है? यही संक्रमण कहलाता है। इस प्रकार के मतलब रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो यही क्या कहलाता है? संक्रामक रोग कहलाता है। हमने क्या समझा कि जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं का प्रवेश हो जाता है ना, चाहे वो किसी माध्यम से हो रहा हो, लेकिन जब रोगाणुओं का प्रवेश हो जाता है और रोगाणु गुणन क्रिया द्वारा वंश में वृद्धि करते हैं। कोरोना काल में आप लोगों ने सुना होगा कि वो बहुत तेजी से मतलब वृद्धि करता है ना, ऐसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से, इस तरीके से हमने जाना है इस चीज को। तो ये क्या है? गुणन क्रिया द्वारा वंश में वृद्धि करते हैं तथा व्यक्ति में रोग को क्या करते हैं? व्यक्ति में रोग को उत्पन्न करते हैं, जिससे उस व्यक्ति के शरीर में कुछ लक्षण
एवं संकेत उत्पन्न होते हैं, जिससे क्या होता है कि स्वास्थ्य गिरने लगता है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा कि स्वास्थ्य गिरने लगेगा। अब देखते हैं संक्रमण के कारण। तो अब क्या देखेंगे, संक्रमण के कारण। संक्रमण के कारण, चलिए देखते हैं संक्रमण के कारण। कारक, ये क्या है, कारक, संक्रमण के कारक ये क्या होते हैं, वे कारक जो संक्रमण, वे कारक जो संक्रमण यानी इन्फेक्शन एजेंट, इन्फेक्शन एजेंट, एजेंट फैलाने का कार्य, फैलाने का कार्य, फैलाने का कार्य करते हैं, न फैलाने का कार्य करते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे जीवाणु, दोनों नाम याद रखिएगा। जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, और वायरस कहते हैं विषाणु, विषाणु को बोलते हैं वायरस, ठीक है। उसके बाद क्या है, फंगस, फंगस को बोलते हैं फफूंद, क्या बोलते हैं, फफूंद, फंगस। फिर कीट, कीट हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। फिर कृमि, कृमि हो गया ना। फिर आदि, यहाँ पर कई होते हैं। इस तरीके से जो संक्रमण के कारक होते हैं, इन वजह से क्या होता है कि संक्रमण होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलते हैं। तो क्या होता है कि अगर संक्रमण मतलब इस वजह से क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो बीमार हो जाता है। संक्रमण के कारक कौन कौन से होते हैं, तो ये जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, फंगस यानी फफूंद होते हैं, कीट होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, कृमि होते हैं। ये सब सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, संचारी रोग। संचारी रोग क्या है इसको समझेंगे, थोड़ा थोड़ा बारीकी से अंतर है तो हर चीज को क्लियर करेंगे। संचारी हमने क्या समझा, संचारी रोग जो है जब संक्रामक रोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये कैसा रोग है, तो संचारी रोग है, संचारी रोग है। और इसमें क्या आता है, जैसे हैजा हो गया, टीबी, पेचिस, इसमें क्या होता है कि क्षय रोग, निमोनिया, डिप्थीरिया, ये सब क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, संचारी रोग के अंतर्गत आते हैं। जब संक्रामक रोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो, जैसे कि हमने समझा हैजा, टीबी, हैजा, टीबी, पेचिस, टीबी, हैजा, टीबी, पेचिस आदि दूषित जल, भोजन एवं दूध से, किससे, भोजन एवं दूध से भी क्या होते हैं कि फैलते हैं। जबकि क्षय रोग जो है, निमोनिया, डिप्थीरिया आदि किससे फैलते हैं। अगर बात की जाए क्षय रोग, निमोनिया, डिप्थीरिया, याद करिएगा आप लोग इस चीज को, निमोनिया, डिप्थीरिया ये किससे फैलते हैं, ये वायुवाहित है, वायुवाहित ना। और हमने क्या समझा, भोजन, दूषित जल, भोजन, इन सबसे फैलते हैं। तो क्षय रोग क्या है, ये सब वायुवाहित हैं, रोग है। इन्हें क्या है, श्वसन रोग कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, श्वसन रोग, श्वसन रोग कहते हैं। और यौन संपर्क से भी कई रोग फैलते हैं, यौन संपर्क, उन रोग का नाम क्या है, तो सबसे पहले क्या है, यौन संपर्क से जो रोग फैलते हैं, एड्स, क्या है कि जो यौन संपर्क से रोग फैलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कि एड्स बोलते हैं, गुप्त रोग है,
गुप्त रोग है। और गायनोरिया है, क्या है, गानोरिया है। और क्या है कि सिफिलिस है, सिफिलिस। तो ये सब हमने क्या देखा, यही सब संचारी रोग होते हैं कि जो किस वजह से फैलते हैं। कुछ वायु द्वारा फैलते हैं, कुछ क्या है मतलब भोजन से फैलते हैं, कुछ क्या है संक्रमित होने पर भोज्य पदार्थ के, खाद्य पदार्थ के जो संक्रमित होने पर फैलते हैं। और क्या है, कोई भी खाद्य पदार्थ जो है, दूध जिसमें प्रोटीन पाया जाता है वो बहुत जल्दी सड़ता गलता है ना। तो दूध देखिए बहुत जल्दी खराब होता है। आप अगर सुबह आपने दूध रखा और क्या है आपने थोड़ी देर 2-4 घंटे उसको नहीं खौलाया आपने, तो क्या है वो खराब हो जाएगा। तो दूध जल्दी खराब होता है, उससे भी क्या है ये सब चीजें फैलती हैं। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, उद्भवन काल। काल क्या होता है, तो देखिए जब उद्भवन काल क्या होता है, शरीर के रोगाणु के प्रवेश कर जाने के बाद रोग के लक्षण उत्पन्न होने के बीच का समय। मतलब कि शरीर के रोगाणु जो है, हमने क्या समझा, उद्भवन। देखिए उद्भवन काल, जब क्या है शरीर के रोगाणु प्रवेश कर गए, क्या है किसमें, शरीर के रोगाणु के प्रवेश करने के बाद क्या है कि प्रवेश करने के बाद रोग के लक्षण उत्पन्न होने के बीच का समय। रोग के लक्षण उत्पन्न होने के बीच का समय। तो हमने क्या समझा, उद्भवन काल क्या है कि जब शरीर में रोगाणु का प्रवेश हो जाना, और जब लक्षण जब तक उत्पन्न नहीं हो रहा है तब तक वो क्या है पूरे शरीर में आपको वो क्या कर रहा है, कमजोर बना रहा है। जब तक वो पूरे शरीर में फैल हो जा रहा है, जब तक वो लक्षण नहीं उत्पन्न कर रहा है, उसके बीच का समय क्या कहलाएगा, उद्भवन काल कहलाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि संक्रामक काल। संक्रामक काल क्या होता है, उद्भवन काल हम लोगों ने समझा, कभी भी कोई रोग हुआ हो, किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को कोई रोग हुआ है ना, जिससे कि कोई व्यक्ति है बहुत दिन से क्या है बीमार चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी सब लोग कहते हैं कि अगर ठीक है एक टाइम उसे फीवर नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है। वही क्या होता है कि वो कुछ दिनों तक जो उसकी अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है, वही क्या कहलाता है, संक्रामक काल कहलाता है। अगर आपने क्या है सही से इलाज नहीं किया तो फिर से वो क्या होता है आप पर हावी हो जाता है और आपको फिर से क्या है रोगग्रस्त बना सकता है। चलिए हमने देखा क्या है संक्रामक काल। संक्रामक काल को हमने क्या समझा कि रोग मुक्ति से पूर्व तथा रोग मुक्ति से पूर्व तथा, हमने क्या समझा कि रोग मुक्ति से पूर्व तथा बाद में भी रोगी व्यक्ति संक्रामक बना रहता है, संक्रामक बना रहता है। अतः इस काल को क्या कहते हैं, संक्रामक काल कहा जाता है कि जिस टाइम अगर आप सही से इलाज नहीं किए, आपने रेस्ट नहीं किया, तो फिर से क्या है रोग होने के या आपके बीमार होने के चांस जो होते हैं वो पुनः बढ़ जाते हैं। ठीक, ये संक्रामक काल हो गया। और ये हमने इसमें देखा, इसमें पहले एक चीज क्या देखते हैं, ये विकीर्ण। पहले हम लोग देखे संक्रामक रोग फैलने के आधार पर संक्रामक रोग को कितने भागों में बांटा गया है। क्या हमने समझा, जो संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग के फैलने के आधार पर प्रकार। संक्रामक रोग फैलने के आधार पर संक्रामक रोग को आप कह सकते हैं कितने भागों में बांटा गया है, तो आधार पर उसके प्रकार या कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भाग में। कितने भाग में, 4 भाग में। चलिए देखते हैं पहला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, विकीर्ण ना, तो इसको बोलते हैं क्या, तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। ये क्या होता है विकीर्ण, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि स्पोराइडिक ना। जब संक्रामक रोग
जब संक्रामक रोग कुछ ही लोगों में क्या होता है कि जब संक्रामक रोग कुछ ही लोगों में क्या होता है कि तथा यत्र तत्र स्थानों में फैला हो तथा समय समय पर होता हो, समय पर होता हो। मतलब आप इसको क्या समझ सकते हैं, विकीर्ण क्या होता है, जब संक्रामक रोग क्या है, यदि मतलब कहीं आपको यहाँ पर कुछ बीमारी दिख रही है, कहीं क्या है, कहीं पर वो 2-4 लोग वहां पर ग्रसित है, मतलब कहीं कहीं आपको ये दिक्कतें, आपको इस बीमारी से कुछ लोग दिख रहे हैं जूझते हुए, तो उसको बोलते हैं क्या कि विकीर्ण बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत लोग क्या है, इस कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है, तो ये विकीर्ण हो गया। सेकेंड नंबर पर क्या देखेंगे, क्या सेकेंड नंबर पर होता है, इसको देखेंगे। सेकेंड नंबर पर होता है एंडेमिक। एंडेमिक को क्या बोलते हैं, स्थानिक। इसको समझते हैं एंडेमिक, इसको क्या बोलते हैं, स्थानिक। चलिए इसको समझते हैं। जो स्थानिक है, जब संक्रामक रोग एक ही समय में, कहा एक समय में संक्रामक रोग कितने, एक सीमित क्षेत्र, एक ही समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो, एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो, तो ये क्या कहलाता है, स्थानिक कहलाता है। एक ही समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो ये क्या कहलाएगा, स्थानिक कहलाएगा। जैसे कि हमने क्या कहा कि आप कह सकते हैं कोई बीमारी हुई हो, कह सकते हैं कि एक सीमित क्षेत्र में, कि अरे ये प्रयागराज में इस टाइम जो है ये बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है ना, तो ये क्या है, ये एक सीमित क्षेत्र है, वहीं पर ये बीमारी आपको देखने को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि प्रयागराज में स्पेशल कोई एक बीमारी हो, ठीक है। आप सूरत के लिए बोल सकते हैं, सूरत में कोई एक बीमारी हुई हो। अहमदाबाद में, मतलब क्या है, एक सीमित क्षेत्र में वो फैला हो, उसे बोलते हैं एंडेमिक या स्थानिक बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं क्या, महामारी। महामारी की बात करेंगे, इसको बोलते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, इसको बोलते हैं जब संक्रामक रोग शीघ्र ही एक निश्चित, संक्रामक रोग क्या होता है, शीघ्र ही एक निश्चित समय में अधिक विस्तृत क्षेत्रों में फैला हो, अधिक विस्तृत क्षेत्रों में फैला हो। हमने क्या समझा कि जब संक्रामक रोग जो है एक ही समय में अधिक विस्तृत क्षेत्रों में फैला हो तो उसे क्या बोलते हैं, एक अधिक विस्तृत क्षेत्रों में फैला हो तो ये क्या कहलाएगा, एपिडेमिक कहलाएगा। जैसे कि और यहाँ पर जो संख्या होगी ये असंख्य लोगों की है, असंख्य लोगों की संख्या होगी। जैसे कि इसमें हैजा, काली खांसी, ये क्या है, ये एक विस्तृत क्षेत्र में फैला है, तो ये क्या बात करेंगे, महामारी हो गई, ये क्या हो गई, स्थानिक। अब बात करेंगे किसकी, लास्ट जो है ना, क्या होगी, लास्ट जो होगी उसको बोलते हैं पेंडेमिक। ये क्या होती है, विश्वमारी। पूरे विश्व में कोई बीमारी फैली हो उसको बोलते हैं, पूरा विश्व जो है परेशान हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है कोरोना। क्या है, कोरोना, कि पूरे विश्व में ये फैला था ना। और क्या है, अगर बात की जाएगी, हैजा भी एक टाइम क्या था, कब, हैजा 1962 में, ये इससे भी क्या है, सब पूरे विश्व में परेशान थे। तो इस तरीके से हैजा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इससे क्या है, पूरा विश्व जो है वो परेशान था। तो हमने क्या समझा, हमने विकीर्ण देखा और क्या, स्थानिक देखा, एक सीमित क्षेत्र, महामारी देखी, महामारी हमने समझी, फिर पेंडेमिक समझा। ठीक, इसका सीरियल क्रम लगाने को आता है, यही उसका होता है, एंडेमिक, उसके बाद एपिडेमिक, फिर उसके बाद पेंडेमिक। ठीक, अब हम लोग क्या है, ये भी आपका ये भी कंप्लीट हुआ ना, इन्फेक्शन वगैरह, संक्रामक रोग के बारे में हमने पढ़ा, पट्टी के बारे में यानी बैंडेज के बारे में पढ़ा, अस्थि विखंडन के बारे में यानी
हम लोगों ने ये 3 चीजें क्लियर की। अब लास्ट जो बचता है वो क्या होता है, क्या बोलते हैं, कृत्रिम श्वसन। क्या बोलते हैं, कृत्रिम श्वसन। क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बोलेंगे। कृत्रिम श्वसन कब दिया जाता है, ये कब दिया जाता है, जब क्या है एकाएक कोई दुर्घटना, मतलब कोई व्यक्ति, हमने पढ़ा भी कि श्वसन जो होते हैं, हम लोगों ने आगे समझा है लेकिन इसको डिटेल में नहीं याद था कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग इसको सारी चीजें क्लियर करेंगे एक एक करके। तो ये जो है इसमें चलिए देखते हैं, इसमें क्या हम लोगों को देखना है कि श्वास लेना या छोड़ना, ये हम लोग जानते ही हैं, ये मनुष्य की क्या है, ये अनैच्छिक क्रिया है ना। जब यही बाधित होने लगे किसी कारणवश, वो कारण कोई भी हो सकता है कभी आप बेहोश हो गए हो, तब भी आपको जरूरत पड़ती है, कहीं आप एकाएक आपको चक्कर आ गया हो, आपकी सांस फूल रही हो, सांस लेने में दिक्कत रही हो, दम घुट रहा है, तो क्या होती है, आप कोई पानी में डूब रहा है, कोई धुएं की वजह से सांस फूल रही है, सबकी वजह से किस चीज की आवश्यकता होती है, कृत्रिम श्वसन की। तो उसको हम लोग समझेंगे कृत्रिम श्वसन होता क्या है, इन सब चीजों में इसकी जरूरत पड़ती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये सारी चीजें, और श्वसन लेना क्या है, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप इसको चाहेंगे तो इसको आप कहे कि नहीं हम सांस नहीं लेंगे, अगर सांस रुक गई और आप क्या है कुछ टाइम तक आप रोक लें, तो ये क्या है कि इसमें मतलब आपकी खुद, मतलब ये चीज हो ही नहीं सकता, आप क्या है सांस लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सांस रुकी तो इसका मतलब हम लोग यही देखते हैं कि जो सांस नहीं ले रहा है इसका मतलब क्या है, वो मर गया है ना। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कृत्रिम श्वसन तंत्र क्या है, में 2 प्रक्रियाएं होती हैं। श्वसन तंत्र में कितनी, 2 प्रक्रिया होती है, एक क्या होता है, एक होता है क्या कि प्रश्वसन, दूसरा क्या होता है, निःश्वसन। चलिए एक एक करके समझते हैं। प्रश्वसन क्या है, वायु का फेफड़ों में भरना, जब वायु का फेफड़ों में भरना, ये क्या कहलाता है, ये प्रश्वसन। वायु का फेफड़ों में भरना प्रश्वसन है। निःश्वसन की बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या होता है, फेफड़ों की वायु छोड़ने की प्रक्रिया, फेफड़ों की वायु छोड़ने की प्रक्रिया। प्रश्वसन फेफड़ों का वायु में भरना, वायु का फेफड़ों में भरना ना, वायु का फेफड़ों में भरना ये प्रश्वसन है। फेफड़ों की वायु छोड़ने की प्रक्रिया ये क्या है, निःश्वसन है। ठीक, इसको हम लोगों ने देखा। कई बार श्वसन प्रक्रिया जो है वो जब सही तरीके से नहीं चलती है तो क्या करते हैं, उसमें व्यवधान आता है, तो किसकी जरूरत पड़ती है, कृत्रिम श्वसन की जरूरत पड़ती है। कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता कब कब पड़ती है, ये हम लोगों ने जाना ही, जब कोई व्यक्ति क्या है पानी में डूब रहा हो, या उसको क्या है किसी दुर्घटना पर, या क्या है किसी कारण से दम घुट रही हो, कोई धुआं वगैरह हो दम घुटने की वजह से, या पानी में डूबने की वजह से, या किसी कारण से श्वसन मार्ग बाधित हो रहा हो ना, हृदय गति सही तरीके से नहीं चल रही है, इन सब कारणों से कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे कृत्रिम श्वसन के प्रकार। चलिए इसको देखते हैं। कृत्रिम श्वसन के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम श्वसन 4 प्रकार के होते, तो कई प्रकार के हैं ना, लेकिन क्या है हम लोगों को 4 प्रकार पढ़ना है। श्वसन 4 प्रकार के होते हैं। चलिए इसमें देखेंगे क्या, हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, ये 4 प्रकार हैं, 4 ना। तो इसमें है शेफर्स मेथड, और ये क्या है, सिल्वेस्टर मेथड। चलिए 3rd नंबर की बात आती है लाबार्ड मेथड। लास्ट आती है मुख से मुख विधि, चलिए एक एक करके देखते हैं। सेवर्स जो होती है ये क्या होती है, ऐसी विधि जिसमें
जिसमें रोगी को किस साइड, रोगी को पेट के साइड से, पेट के साइड से लिटाते हैं। जो व्यक्ति पानी में डूबा हो, जो व्यक्ति पानी में डूबा हो, यानी सेफर्स विधि किसके लिए है, जब व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो उसे क्या करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं ना। बाहर निकालने के बाद उसको पेट के साइड लिटाकर हल्का सा क्या है, और देखिए डायरेक्ट क्या है, ऐसी जगह नहीं चढ़ जाना है, इस तरीके से नहीं दबाना है कि पूरा क्या है उसको, मतलब एकाएक उसको दिक्कत होने लगे। तो हल्का सा क्या है, धीरे 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 ऊपर की तरफ जाना है और क्या करना है कि उसको हल्का हल्का प्रेस करना है। ठीक, तो ये क्या है, ये हमने क्या समझा कि सेफर्स विधि किसके लिए होती है, सेफर्स विधि, तो जिसमें क्या है ऐसी विधि, और ऐसी विधि में क्या करते हैं, पेट के बल लिटाते हैं रोगी को, क्या करते हैं, पेट के बल लिटाते हैं रोगी को, पीठ के बल नहीं, पेट के बल लिटाते हैं। अभी हम आपको इसको दिखाते भी हैं सेफर्स विधि। चलिए बात करते हैं सिल्वेस्टर की। तो इसमें क्या करेंगे कि पेट के बल लिटाएंगे, पेट के बल लिटाते हैं। बात करेंगे सिल्वेस्टर की, तो यहां पर क्या होता है, पीठ के साइड, पीठ के साइड रोगी को लिटाते हैं, रोगी को लिटाते हैं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए क्या होती है, ये जरूरी होती है कि इसको क्या करते हैं, पीठ के साइड लिटाते हैं। इसमें कितने रोगी की, कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, दो व्यक्ति, दो व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। अभी इसको भी समझाते हैं। ये लावार्ड विधि क्या है, लावार्ड विधि में क्या करते हैं, इसमें रोगी को न पेट के बल लिटाते हैं न पीठ के बल लिटाते हैं, इसमें रोगी को क्या करते हैं, करवट लिटाते हैं, करवट करके लिटाते हैं ना। या क्या करते हैं, और ये कब होती है, जब छाती या क्या है कि पसली, पसली की हड्डी टूटी हो, क्या करेंगे, जब छाती या पसली की हड्डी टूटी हो तो क्या करेंगे, इस विधि का प्रयोग करेंगे, लावार्ड विधि का। ये सब क्या है, कृत्रिम श्वसन के अंतर्गत आते हैं। मुख से मुख विधि क्या है, जब दांत, अगर इसमें क्या करते हैं, मुख से मुख क्या करते हैं कि ऑक्सीजन देते हैं, और अगर दांत बैठ गया है तो उसको क्या है, उसके गालों पर क्या होता है, इस तरीके से दबाकर पहले उसके मुख को खोलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या है, इस विधि को दिया जाता है, मुख से मुख श्वास जो होता है वो देते हैं। जो व्यक्ति खुद से श्वास नहीं ले सकता, यानी खुद से श्वास नहीं ले सकता, ये चीजें हम लोगों ने इसको चारों को समझी। तो पहले हम एक क्या करते हैं, इसको चलिए देखते हैं क्या होता है कि एक हमने समझा क्या कि हमने सेफर्स मेथड देखा, पेट के बल लिटाते हैं। तो ये देखिए उल्टा, ये क्या है, सेफर विधि है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को ना, सेफर्स विधि है। इसमें क्या है, ये जो सेफर्स विधि है इसमें रोगी क्या है, उल्टा लेटा हुआ है, क्या है कि रोगी जो है ये उल्टा लेटा हुआ है, ये देख सकते हैं कि ये देखिए रोगी क्या है, उल्टा लेटा है। कैसी विधि है, सेफर्स विधि है। और यहाँ पर दोनों हाथों से क्या है, पसलियों को दबाते हुए ना, और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यहाँ पर नहीं दबाना, धीरे 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 क्या है, इस तरीके से दबाना है। ये तो सेफर्स विधि हो गई। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग, ये है कि मुख से मुख विधि। यहाँ पर देखिए कि ये मुख से मुख विधि है ना, तो ये हो गई मुख से मुख विधि, कृत्रिम श्वसन की मुख्य विधियां हैं ना। और उसके बाद क्या है, ये भी देखिए मुख से मुख विधि है, ये भी एक तरीका है मुख से मुख विधि का, तो हो गई। तो जो सेफर्स विधि है इसका अपोजिट क्या है, सिल्वेस्टर विधि मेथड, यानी पीठ के साइड रोगी को लिटाते हैं, दो व्यक्ति की इसमें जरूरत पड़ती है। चलिए एक विधि और देखते हैं, वो क्या है, होल्जर नेल्सन मेथड। क्या है, होल्जर नेल्सन मेथड, होल्जर नेल्सन मेथड। इसमें क्या होता है, पैर के साइड से लिटाकर क्या करते हैं, कंधे पर, पैर के साइड से लिटाकर, पैर के साइड से लिटाकर कंधे पर
प्रेशर देते हैं, प्रेशर देते हैं। इसमें पैर के साइड से लेटाकर कंधे पर प्रेशर देते हैं, इसे ही होल्जर मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्जर नेसल, क्या है? नेल्सन मेथड। पैर के साइड से लिटाकर और कंधे पर क्या करते हैं कि वहां पर किसके साइड, पैर से किसके साइड से लिटाकर, ये पैर नहीं पेट है, क्या है? पेट, क्या है? पेट के साइड से, पेट के साइड से लिटाकर क्या करते हैं? कंधे पर, वहां पर जैसे कि कंधे पर उसको क्या करते हैं? प्रेशर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? होल्जर नेसल मेथड। अच्छा, सीपीआर क्या होता है? सीपीआर, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको देखते हैं। तो सीपीआर होता है क्या? कार्डियोपल्मोनरी, क्या है? कार्डियोपल्मोनरी, पल्मोनरी रेसिस्टेशन, रेसिस्टेशन। तो कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन सीपीआर का फुल फॉर्म है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जब व्यक्ति सांस में सक्षम ना हो, सांस लेने में सक्षम ना हो, तो क्या करते हैं? चेस्ट पर दबाते हैं। किस पर? चेस्ट पर दबाते हैं, ताकि क्या है, उसकी जो ब्रीदिंग है, जो रुकी हुई है, वो क्या है? कंटिन्यू हो सके। तो ये हम लोगों ने सीपीआर देखा। चलिए इसको भी, सीपीआर को भी दिखाते हैं। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर आप लोगों को दिख रहा है। ये क्या है कि ये क्या है? सीपीआर। यहाँ पर क्या है? देखिए चेस्ट पर दबा रहे हैं ना, और इस तरीके से फिंगर करके दबाया जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया? सीपीआर हो गया, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। तो हम लोगों ने कई प्रकार की कृत्रिम विधि देखी, जिसमें हम लोगों ने पहला क्या देखा? पहला देखा सेफर्स। इसमें क्या कर रहे थे? सेफर्स में इसमें रोगी को पेट क्या करते थे कि पेट के साइड डालते थे ना, रोगी को किसके साइड? पेट के साइड। सेफर्स में पेट के साइड लिटाते थे। और किसमें? तो नेक्स्ट नंबर पर सिल्वेस्टर था, जिसका उल्टा था सिल्वेस्टर, इसमें पीठ के साइड लिटाते थे। फिर क्या था? लाबार्ड, लाबार्ड में करवट लिटाते थे। फिर उसके बाद चौथी जो विधि थी वो मुख से मुख विधि थी। ठीक, तो ये जो है कृत्रिम श्वसन था। और क्या है? हमने बैंडेज पढ़ा, हमने छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो 2-4 टॉपिक हमने क्लियर किए ना। तो चलिए ठीक है, आपका हेल्थ साइंस यहीं समाप्त होता है। अब मिलते हैं कल किसी और, मतलब आप कह सकते हैं कोई नया ब्रांच और शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।